Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to TJ's Academy. Today our topic is to study the ninth chapter of Financial Accounting by Miggs and Briggs, that is inventories and its cost of goods sold. तो हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे आज. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज a note of to the recent financial statements of the Quaker Oats Company include the following information. Inventories are valued at the lower of cost or market using various cost methods. The percentage of year-end inventories valued using each of the method is as follows. Average cost जो फर्स्ट 30 जून का इनका डाटा दैट इज एवरेज कॉस्ट 54%, LIFO 29% and FIFO पे 17%. Does the company uses three different inventory method violate the accounting principle of consistency? तो क्या अगर कंपनी अपनी डिफरेंट एसेट क्लासेस के ऊपर डिफरेंट रेट और डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करती है तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है या नहीं करता? सो नो, अ कंपनी में यूज कंपनी जो है डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड यूज कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इन्वेंट्रीज. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि आप एक डिफरेंट इन्वेंट्री पे डिफरेंट मेथड यूज नहीं कर सकते. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक इन्वेंट्री पर अगर आप एक मेथड यूज करते हैं तो वो आप डिफरेंट ईयर्स में चेंज नहीं कर सकते. आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो वन टाइम आपने सेलेक्ट किया है. लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री है तो आप मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज पर मुख्तलिफ मेथड्स यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट assuming that replacement cost of inventory have been steadily rising. The company reported net income be higher or lower if all inventory were valued by FIFO method. तो कह रहे हैं कौन से मेथड के अगर हम FIFO मेथड यूज करें और कंपनी की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बढ़ रही है तो नेट इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा. अगर हम एज्यूम करें कि हम कंपनी फाइफो मेथड यूज कर रही है और मार्केट में जो इन्वेंट्री की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, इन्फ्लेशन ट्रेंड ज्यादा है, तो अगर हम लाइफो मेथड असाइन करते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो रीसेंट प्राइस की होती, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होती क्योंकि रीसेंट प्राइस की हम उस पर यूज करते. अगर फाइफो की बात करें तो जो रीसेंट प्राइस है, जो हायर प्राइस है, वो उससे जो है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट नहीं करते बल्कि वो इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं. और कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइफो मेथड में ओल्ड यानी कि सस्ती वाली जो कॉस्ट है, जो लोअर कॉस्ट है, वो कैलकुलेट की जाती है. क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लोअर होती है तो इसकी वजह से नेट इनकम जो है कंपैरेटिवली वो हायर आती है. तो जब नेट इनकम हायर आती है एज कम्पेयर टू लाइफो मेथड तो फिर इससे हमें टैक्सेस भी जो है वो लोअर ज्यादा पे करने पड़ते हैं, हायर पे करने पड़ते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज assume that management's primary objective is to minimize income taxes. अगर हमारा मकसद है कि हम इनकम टैक्सेस को कम करना चाहते हैं, which inventory valuation method would you recommend using in the income tax return? Would this recommendation influence your choice of inventory valuation method used in financial statement? Explain your answer. So, LIFO मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे इन तीनों चारों मेथड जो हमारे पास इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसमें सीजीएस कैलकुलेट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें सबसे ज़्यादा लाइफो मेथड के थ्रू होती है. क्योंकि लाइफो मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा कैलकुलेट होती है तो इनकम जो है वो लोअर इनकम जो है कैलकुलेट होती है. लोअर इनकम का मतलब है आपकी टैक्स जो है वो भी लोअर होगा. अगर हमारा पर्पज़ है कि हम टैक्स लोअर करना चाहते हैं तो वी शुड फॉलो लाइफो मेथड. अगर फाइफो होता तो हमें हायर टैक्स पे करना पड़ता. सो वी शुड. और एक और टैक्स अथॉरिटीज की जो प्रेफरेंस है दैट इज टू यूज लाइफो मेथड. अगर आपने लाइफो मेथड यूज किया हो
पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी लाइफो मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज problem 9-2. A perpetual inventory system is used by Black Hawk Incorporation, and an inventory record is maintained for each type of product in stock. The following transactions show beginning inventory, purchases and sale of product KR9 for the month of May. मई के मंथ की इनकी एक प्रोडक्ट है KR9, एक इन्वेंट्री है, उसकी इन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिया है। फर्स्ट मई को बैलेंस ऑन हैंड 20 यूनिट्स, कॉस्ट ईच, एनीहाउ हमारे पास ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। रिकॉर्ड द बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेज, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द रनिंग बैलेंस ऑन एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड कार्ड। कह रहे इन्वेंट्री रिकॉर्ड कार्ड बनाएं या इन्वेंट्री लेजर बनाएं, सब्सिडरी लेजर। That one illustrated on page 412 use the last in first out method. तो LIFO के थ्रू या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हम इसका इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो हम इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं जो हमने पहले से बनाया हुआ है। ये हमारे इन्वेंट्री कार्ड का फॉर्मेट है और हम इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमारी जो वैल्यूज हैं दैट इज ऑन फर्स्ट में हमें इसका बैलेंस गिवन है। हम इस बैलेंस को राइट डाउन कर लेंगे। ऑन फर्स्ट में बैलेंस ऑन हैंड 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 ईच। में फर्स्ट 20 यूनिट्स, सॉरी ये हम बैलेंस में लिखेंगे क्योंकि ये बैलेंस गिवन है। तो 20 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 ईच, इट विल बी ऑफ $800. The next is on 5th May sale 8 units, sale price $60 each. तो हम LIFO मेथड यूज कर रहे हैं, वी हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड। हम इसके ऊपर भी फिल कर सकते हैं K94 KR9 हमारी जो है आइटम है, ओके। और जो हम मेथड यूज करें वो LIFO है, वी हैव टू मेंटेन। तो जब हम LIFO यूज करेंगे और सोल्ड में आएंगे तो ये जो यहाँ पे अमाउंट गिवन है ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस $60 ईच। हमें सेल प्राइस इन्वेंट्री कार्ड में मेंशन नहीं करनी होती। तो 8 यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं 5 मई को। हम सेल कर रहे हैं 5 यूनिट्स और हमारे पास जो कॉस्ट है वो एक ही कॉस्ट पड़ी है, यूनिट कॉस्ट 40, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो 5 यूनिट 40 पे हो जाते हैं 200 के। तो 200 के हमारे पास जो हैं सॉरी 8 यूनिट्स हैं, डाटा कर दो, 8 यूनिट 40 पे हैं तो इट विल बिकम 320। सो 320 विल बी और अब हमारे पास जो बैलेंस रह जाएगा 20 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस है दैट इज 12 यूनिट्स और 40 कॉस्ट पे हैं ये। और 12 इंटू 40 करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 की अमाउंट, 12 मल्टीप्लाई 40। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट जो हमें इसकी ट्रांजैक्शन है दैट इज ऑन 6 में परचेज 20 यूनिट्स, कॉस्ट $45 ईच, 900। तो इस डाटा को डालेंगे और में 6 जो हमने परचेज किए डाटा 20 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 45, तो हमारे पास टोटल आ गया 900। अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा, बैलेंस विल बी 12 यूनिट्स प्लस आपके जो पहले से हमारे पास 12 यूनिट्स पड़े थे और 20 यूनिट्स हमारे पास अभी के पड़े हैं। जो यूनिट कॉस्ट थी वो 40 थी जो पहले से थी, और अभी हमारे पास जो हमने अब परचेज किए हैं वो यूनिट कॉस्ट हमारे पास 45 है। जो अमाउंट 480 हमारी पहले की थी और अभी जो हमारी यूनिट
टोटल कॉस्ट है ये दैट इज 900। तो हमने ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। नेक्स्ट दे आर आस्किंग ऑन 21st में सेल 10 यूनिट, सेल प्राइस इज $60 ईच। तो $60 इसकी सेल प्राइस है। इन्वेंट्री कार्ड हमने सेल प्राइस से नहीं बनाना, हमने 10 यूनिट सेल करने हैं ऑन 21st में। मैं यहाँ लिख देती हूँ मई 21st। तो सेल हमने करनी है यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने करने हैं 10 यूनिट सेल और मेथड मैं यूज करूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन हमारे पास ये $20, ये 20 यूनिट्स 45 की यूनिट कॉस्ट पे हैं। तो हम यही वाले जो यूनिट्स हैं वो पहले सेल करेंगे। लास्ट इन जो लास्ट पे आए हैं वो फर्स्ट आउट करेंगे। तो $45 पे जो हमारे 10 यूनिट्स हैं दैट विल बी 450 कॉस्ट। ओके, अब हमारे पास बैलेंस क्या आ गया, 12 यूनिट जो पहले से हैं और अब 20 यूनिट्स में से 10 सेल हो गए तो बाकी 10 यूनिट्स, और जो 12 यूनिट्स पहले से हैं वो 40 कॉस्ट पे हैं और अभी वाले जो 10 यूनिट्स हैं वो 45 की कॉस्ट पे हैं। पहले वाले 480 और अब जो यूनिट्स रह गए वो 450 के रह गए। तो इस तरह से हमने लाइफो मेथड पे इन्वेंट्री को सेल आउट करना है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है दैट इज सेल ऑफ 15 यूनिट, सेल प्राइस is 65 each। 15 यूनिट सेल करने हैं 31st मई को। सो इट विल बी मई 31st। हमारे पास 31st मई को अब हमने 15 यूनिट सेल करने हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट हमारे इन जो थे वो 10 यूनिट्स हैं, बाकी 5 यूनिट्स हम उससे अबव कॉस्ट के लेंगे। तो 10 यूनिट्स हम 45 वाली कॉस्ट के लेंगे और बाकी 5 यूनिट्स हम 40 वाली कॉस्ट के लेंगे। तो पहले 45, जब ये सारे खत्म हो गए अब हम 40 कास्ट के 5 यूनिट्स लेंगे। तो 450 एंड 5 इंटू 40 200। अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा, ये वाले जो 10 यूनिट्स हैं ये सोल्ड आउट हो चुके हैं और इन 12 में से 5 सोल्ड आउट हो गए हैं। तो बाकी हमारे पास बच गए 7 यूनिट्स। 7 इंटू 40 इक्वल टू 280। तो ये हमारा सब्सिडरी लेजर बनता है, इन्वेंट्री कार्ड बनता है थ्रू लाइफो मेथड। इसके नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है प्रिपेयर जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड जनरल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड परचेज एंड सेल इन मई। तो सेल एंड परचेज की हमने एंट्रीज करनी है। ये बात हम पहले ही जानते हैं कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन वर ऑन अकाउंट, ये ऑन क्रेडिट है तमाम ट्रांजैक्शन, और कंपनी जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करे, ये भी इन्होंने पहले से हमें बता दिया होगा। सो एंट्रीज मैंने पहले से रिकॉर्ड कर ली हैं कि हम इन पे पहले भी एक दफा डिस्कशन कर चुके हैं, तो हमारे लिए करना इजी है क्योंकि 5th मई को हमारे पास इन्वेंट्री सेल आउट बैलेंस ऑन हैंड था, तो उसकी तो कोई इन्वेंट्री एंट्री नहीं होगी। 5th मई को 8 यूनिट जो हैं वो सेल किए हमने। तो जब एंट्री सेल करेंगे हम सेल करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और ये अमाउंट होगी हमारी सेल प्राइस से। तो हमारी सेल प्राइस है 60 ईच, तो इट विल बी एट द रेट ऑफ 60 इंटू हमारे जो टोटल यूनिट सेल हुए हैं दैट आर 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स जो हमारे सेल हुए हैं 60 से, तो दैट इज 480। बट जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स इस सेम, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब सेल्स की एंट्री होती है एट द सेम टाइम जो है एट द सेम डेट, हम फौरी तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री अकाउंट ये एंट्री करते हैं। और ये हमारी जो अमाउंट है हम अकॉर्डिंग टू हमारे इन्वेंट्री कार्ड के थ्रू लेंगे। ये वाली जो हमारी अमाउंट थी 5th मई को दैट वाज 320। तो 40 कॉस्ट के ऊपर हमने इसको सेल आउट किया था, तो ये 320 हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है एट दैट डे। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है दैट इज ऑन 6th मई को परचेज किए हैं 20 यूनिट्स। तो परचेज की हमारे पास एंट्री है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट एट द 900 कॉस्ट। 21st मई को अगेन 10 यूनिट सेल की हैं 60 ईच पर। तो 21st मई को हमारे पास फिर से एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स एट द रेट ऑफ 60
60 पर, और क्योंकि ये सेल प्राइस थी तो हमने 600 यहाँ पे सेल प्राइस पे ये एंट्री की। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमारी एंट्री है वो क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर होगी, और लाइफो मेथड से जो हमने कॉस्ट डिटरमिन की है दैट वाज 450। इन्वेंट्री कार्ड से आप टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री 31st में 15 यूनिट्स हमने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 65 ईच। तो 15 यूनिट्स की जो यहाँ पे एंट्री है दैट इज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, और ये वाली एंट्री हमारी एट द रेट ऑफ 65 ईच होगी, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 यूनिट से, दैट इज 975। और इसकी जो CGS है वो लाइफो मेथड से इन्वेंट्री कार्ड में 650 कैलकुलेट हुई है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये 450 और 200 प्लस करें तो हमारे पास 650 बनता है ऑन 31st में वाली एंट्री से 15 यूनिट सेल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 3। एग्जीक्यूटिव इन्स्टीट्यूट्स इनकॉर्पोरेशन uses perpetual inventory system. This system includes a perpetual inventory card, record card for each of the 60 type of products. इनके पास 60 type of products हैं जिसके लिए वो अलग अलग कार्ड्स बनाते हैं, इन्वेंट्री कार्ड्स। The following transaction shows sales and purchase of particular desk chair. तो उनकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है डेस्क चेयर, DCSB2 उसका कोड है, और सितंबर के महीने में उनकी ये कुछ जो है रिकॉर्ड है उनकी सेल एंड परचेज का। हम इसका अब क्या करना है, रिकॉर्ड बिगनिंग इन्वेंट्री, द परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रनिंग बैलेंस ऑन एन इन्वेंट्री कार्ड लाइक इलस्ट्रेटेड ऑन पेज 411। बट इन्होंने मेथड जो बताया दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फाइफो मेथड। तो फाइफो मेथड से हमने ये ट्रांजेक्शन करनी है। अगेन कार्ड बना हुआ है, हमने जिसमें वैल्यूज पुट करनी है। बैलेंस ऑन हैंड 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 ईच। तो बैलेंस है हमारे पास 50 units, so it will be 3000 cost. Next is 20 units हैं परचेज किए हैं 65 पर, so 20 units are purchased at rate of 65, so it will be 1300, और हमारे पास जो बैलेंस हो जाएगा that will be 50 units and 20 units, 50 unit at the cost of 60 और 20 unit at the cost of 65 एंड 3000 हमारे पास 50 यूनिट्स की कॉस्ट है और 20 यूनिट्स की कॉस्ट हमारे पास 1300 है। okay. इसके बाद हमारे पास ये एंट्री जो है दैट वाज ऑन सितंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज सितंबर 8 को सेल हुए हैं 35 यूनिट्स। तो सितंबर 8 35 यूनिट सेल होने और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो फर्स्ट इन में हमारे पास 50 यूनिट्स पड़े हुए थे, तो फर्स्ट इन में 35 उसमें से सारे चले जाएंगे, 35 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 दैट विल बी 2100, और बैलेंस हमारे पास बचेगा 50 में से 35 सेल आउट हो चुके हैं, तो बाकी हमारे पास बच गया 15 एंड 20 it will be 900 and 1300. Next is on 9 September 40 यूनिट्स परचेज हैं 65, तो 40 यूनिट 65 पे हैं और बैलेंस में आ जाएंगे 50 यूनिट्स अबव पहले वाले, 20 यूनिट्स भी पहले से मौजूद हैं और 40 ऐड हो जाएंगे। क्योंकि 65 की इकट्ठी है, हम इसे 60 भी लिख सकते हैं। एनी हाउ ओके, नेक्स्ट इज 20 सितंबर को हमारे पास सेल आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं 60 यूनिट, तो 20 सितंबर को हमने 60 यूनिट्स को सेल करना है। अब 60 यूनिट सेल करने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट हमारे पास 15 यूनिट्स हैं
और फिर उसके बाद 20 यूनिट्स हमारे पास आएंगे 65, और 20 और 40 की क्योंकि कॉस्ट 65 सेम यूनिट कॉस्ट है तो हम इसको कंबाइन में कर सकते हैं। तो 15 यूनिट्स हमारे पास 60 की कॉस्ट पर आएंगे, और बाकी हमारे पास बच जाएंगे 60 में से 45 यूनिट्स। तो 45 यूनिट्स के लिए हम 65 की कॉस्ट यूज करेंगे। तो 60 यूनिट्स हमारे पास होंगे 900 पे, और बाकी क्योंकि 15 वाले सारे सेल आउट हो गए, ये 20 भी सब चले गए, और 40 में से हमारे पास तकरीबन 15 यूनिट्स जो हैं वो रिमेनिंग रह गए। नेक्स्ट इज 25 पे हमने 40 यूनिट्स और परचेज किए एट द रेट ऑफ 70। वापस बैलेंस हो जाएगा 15, 40, 65, 70, 975, 800। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स जो है हम सेल करें 30 सितंबर को। तो लास्ट एंट्री विल बी ऑन 30 सितंबर। 5 यूनिट सेल करने हैं, तो हम ये कौन सी कॉस्ट लेंगे, 65 या 70? ऑब्वियसली हम इसमें 65 कॉस्ट लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं। तो 65 की कॉस्ट पे इट विल बी 325। यहाँ पे अब 10 यूनिट्स हमारे रिमेनिंग रह गए 65 की कॉस्ट के, और 40 यूनिट्स। ये हमारे पास इन्वेंट्री कार्ड आ गया नेक्स्ट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है दैट इज हमें जनरल जर्नल बनाना है, और ये अज्यूम करना है तमाम एंट्रीज जो हैं ऑन अकाउंट है। तो क्योंकि पहली परचेज की एंट्री है देन सेल, तो मैंने इसका ऑलरेडी लेजर जो है वो क्रिएट कर चुका हुआ है बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि ये परचेज की पहले एंट्री थी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेबल, क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, सेल्स की एंट्री हमारी सेल प्राइस सर होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, ये वाली एंट्री हमारे पास जो है ऑन द रेट एट द रेट ऑफ जो कॉस्ट मुहैया कर रहे हैं हम इन्वेंट्री में, कॉस्ट प्राइस सर होगी। ये इन्वेंट्री जर्नल है हमारे पास, जनरल जर्नल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on January 15, 1994, California Irrigation sold 2000 Rainmaster 30 oscillating sprinkler heads to Rancho Landscaping. Immediately prior to the sale, California perpetual inventory record for the sprinkler head including the following cost layer. तो उनकी cost layers आ गई। दिसंबर 12 को जो परचेज डेट थी 1200 की क्वांटिटी थी 18.50 यूनिट कॉस्ट पे, जबकि 9 जनवरी और टोटल यूनिट्स उनके पास 3000 है। इंस्ट्रक्शन है, वी प्रेजेंट दिस प्रॉब्लम इन द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल दैट इज journal entries before ledger entries. However, you may find it helpful to work part B first. तो कह रहे हैं पार्ट बी आप जो है पहले इसको जो है परफॉर्म कर लें, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। हमारा पार्ट बी है कंप्लीट अ सब्सिडरी लेजर अकाउंट रिकॉर्ड फॉर रेन मास्टर 30 स्प्रिंकलर हेड्स यूजिंग ईच ऑफ द 4 इन्वेंट्री। कह रहे हैं जितनी जो हमारी 4 इन्वेंट्रीज हैं इनके लिए अगर हम अपना सब्सिडरी लेजर यानी कि इन्वेंट्री कार्ड बनाएं। Your inventory record should show both purchase of the product sale on 15 January and the balance on hand at 12 December, 9 January and 15 January. Use the formats of the inventory record जो उन्होंने already given किए हैं। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं।
तो ये मैंने अपने चारों पार्ट जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम डाटा फिल करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारी जो है वो भी हम दे सकते हैं। पहला हम करेंगे जो उन्होंने हमें मेथड रिक्वायर किया है। अगर हम पार्ट ए में देखें तो हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एवरेज कॉस्ट, फाइफो और लाइफो चारों मेथड रिक्वायर किए हैं। और हमें बताया है कि सेल हमारी 15 जनवरी को हो रही है 2000 यूनिट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेट आती है दैट इज दिसंबर 12। तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेंगे। 12 दिसंबर को हमारे पास 1200 यूनिट्स 1200 यूनिट्स हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18.50। और टोटल हमारे पास इसका हो जाता है 22200। अगर हम नेक्स्ट देखें तो जनवरी 9 की हमारे पास एंट्री है। और जनवरी 9 को हमारे पास अगेन परचेज है 1800 यूनिट्स की एट द कॉस्ट ऑफ 19.0। और जो हमारे पास टोटल इसका आ रहा है 34,200। ये दोनों रिकॉर्ड इन्होंने ऑलरेडी हमें ऊपर गिवन किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट अब 15 जनवरी को वो कह रहे हैं हमारे पास सेल आ रही है। तो पहले तो हम इनके बैलेंसेस लेंगे। 12 दिसंबर को अगर बैलेंस लें दैट विल बी 1200 एट द कॉस्ट ऑफ 18.5 एंड द डेट विल बी 0। थोड़ा सा फॉन्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। एंड अगर हम बात करें, रिमूव करती हूँ फॉर इजीनेस। तो 9 जनवरी को हमारे पास बैलेंस आएगा 1200। ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है जो कि 1800 ऐड हो जाते हैं। पहले वाली अमाउंट 18.5 है, अब की अमाउंट है 19 एंड पहले की कॉस्ट है अभी की कॉस्ट 34200। अब हमारे पास जो आ रही है दैट इज एंट्री ऑफ परचेज। परचेज की एंट्री आ रही है ऑन जनवरी 15। जनवरी 15 को हमने सेल किए हैं। अगर हम स्पेसिफिक यूनिट्स की बात करें तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो यहाँ उन्होंने हमें बताया कि 1000 यूनिट्स सोल्ड वर परचेज ऑन दिसंबर 12। तो 1000 यूनिट वो सेल किए हैं जो 12 दिसंबर को परचेज किए थे। और 1000 यूनिट्स वो वाले सेल किए हैं जो 9 को क्लियर किए थे, से परचेज किए थे। तो हमें दोनों क्लियरली बता दिए हैं कि 1000 हाफ यूनिट एक कॉस्ट 18.5 वाले लिए हैं और हाफ यूनिट जो हमने 19 की कॉस्ट पे ली है। तो इट विल बी हमारे पास अब जो बैलेंस रह जाएगा एट द ऑन यूनिट कॉस्ट, जो बैलेंस है दैट विल बी 1200 यूनिट में से 1000 सेल हो गए तो 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18.5। और 1800 में से हमारे पास 1000 यूनिट चले गए तो 800 रहेगी एट द कॉस्ट ऑफ 19। तो इट विल बी 15,200। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज एवरेज कॉस्ट मेथड। और जब हम एवरेज कॉस्ट करेंगे तो दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि हम क्लियर हो। अभी हम एवरेज कॉस्ट करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में पहली दो एंट्रीज करते हैं। तो 12 दिसंबर को हमने एंट्री कर ली, बैलेंस भी लिख लिया। फिर 9 जनवरी को हमारे पास इन्वेंट्री आती है। और अब जब हम बैलेंस लिखेंगे तो क्योंकि एवरेज कॉस्ट मेथड है तो यहाँ पे हम एवरेज लेंगे। तो 1800 प्लस 1200 हम करेंगे तो हमारे पास दैट विल बी 1800 प्लस 1200 दिस विल बी 3000 हमारे पास यूनिट्स हो जाएंगे। हम इसी तरह से इनकी कॉस्ट को भी प्लस करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है दैट विल बी 56,400 आएगी। और जब 56,400 को
3000 पे डिवाइड करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 56,400 को डिवाइड करेंगे 3000 पे तो हमारी कॉस्ट आएगी दैट विल बी 18.80। सो दिस विल बी द यूनिट कॉस्ट फॉर एवरेज मेथड। और जब हम 15 जनवरी पे जाएंगे तो हम इजीली हमारे पास जो सेल प्राइस आएगी दैट विल बी, हमने 2000 यूनिट सेल करने हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18.80 और ये हमारे पास आएगा फिर 37,600। ये हमारी जो CGS है 15 जनवरी की दैट विल बी 37,600। इसी तरह इसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। टाइम को बचाने के लिए मैंने ये पहले से डाटा लिख लिया है 12 दिसंबर का और 9 जनवरी का। अब द थिंग इज FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, जब 2000 यूनिट सेल करने हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट करेंगे। तो ये 1200 हम पहले सारे यूनिट सेल कर देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएंगे 800 यूनिट्स, वो हम दूसरी कॉस्ट पे सेल करेंगे। तो इट विल बी, तो इन दोनों को मिला के जो हमारी टोटल कॉस्ट बनती है दैट विल बी 37,400। ये मैंने कंबाइंड कॉस्ट लिख दी है। उसके बाद 1800 और 1200 क्योंकि सारे सेल हो गए 1800 में 800 सेल हुए तो बैलेंस हमारे पास 1000 यूनिट्स रह गए 19 की कॉस्ट में 19,000। तो इस तरह से हमारा जो है FIFO मेथड से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं LIFO पे। फर्स्ट आउट में भी मैंने ये पहले से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसका सेल करेंगे। सेल 15 यूनिट पे 2000 करने हैं, तो क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो लास्ट इन पे हमारे पास 1800 की कॉस्ट है, 1800 पे कॉस्ट है, 1800 पे हमारे पास है, बाकी हमारे रह जाएंगे 200, तो हम वो पुराने वाले ले लेंगे। तो 1800 एट 19 की कॉस्ट एंड 18.5 और इनकी कलेक्टिवली जो अमाउंट बनती है दोनों की दैट विल बी 37,900 एंड हमारे पास जो बाकी रह गए क्योंकि 1800 वाले तो सेल हो गए सारे, तो 1200 में से 1000 हमारे पास यूनिट्स बाकी रह गए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18.5 एंड इट विल बी 18,500। तो इस तरह से हमने ये चारों जो है अपने इन्वेंट्री कार्ड्स वो कंप्लीट कर लिए। अब इसी की बेस पर हमसे क्या क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयर अ सेपरेट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू द जनवरी 15। तो इनकी जो हम चारों मेथड से अलग अलग इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लिखेंगे। तो अब जब हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मेथड से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एंट्री करेंगे तो एंट्री तो वही होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, बट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हमारी जो CGS कैलकुलेट हो रही थी दैट वाज 18,500 एंड 19,000 को प्लस करेंगे तो इट विल बी 37,500। ये 37,500 कैलकुलेट हो रही है। एवरेज कॉस्ट मेथड से हमारी जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही थी दैट वाज 37,600 और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से 37,400 एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से 37 फॉर 900। तो अगर हम गौर करें तो हमारी जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चारों मेथड में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ रही है वो LIFO मेथड से आ रही है और सबसे लोअर जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इन चारों मेथड में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से है। ओके, तो दिस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम 9-5 और 9-6 के लिए ये डाटा दिया हुआ है। एज्यूम करना क्या है हमने यहाँ पे भी कंप्यूट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जुलाई 28 के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया और हमें तीन मेथड्स हैं इस दफ़ा, एवरेज कॉस्ट, FIFO और LIFO, और शो द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट, यानी कि हम इन्वेंट्री कार्ड भी इनके प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हम अपनी इजीनेस के लिए इन्वेंट्री कार्ड भी बना सकते हैं। तो अगर हम इनके पहले इन्वेंट्री कार्ड बना लें तो 1 जुलाई और ये 22 जुलाई और 30 अगस्त को हमारे पास परचेजेज आ रही हैं और 28 अगस्त को हमारे पास एक ही सेल आ रही है। द अदर 4 मोटर्स जो हैं वो इन्वेंट्री के पास पड़ी हुई हैं। तो लेट्स सी हमारे पास अगर हम एवरेज कॉस्ट मेथड देखें तो
हमने इन्वेंट्री कार्ड्स बना लिए हुए हैं। मैं एवरेज कॉस्ट मेथड के थ्रू हमने 1 जुलाई की, 22 जुलाई की एंड 28 जुलाई की। उन्होंने डिमांड नहीं किए, बट इन्वेंट्री कार्ड बनाने से क्या होगा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 28 जुलाई को हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी को सीजीएस क्या आ रही है, और सीजीएस क्या आ रही है, और उसके अलावा 30 सितंबर को यानी उसके फर्दर हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ जो इन्वेंट्री है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस कार्ड्स के थ्रू हमने ये इन्वेंट्री का फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमने बना लिया। 1 जुलाई को 2 यूनिट्स थे, 22 जुलाई को भी 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स परचेज किए फर्दर, फिर 28 जुलाई को 2 यूनिट्स पहले वाले और 2 यूनिट्स बाद वाले सेल आउट कर दिए। इसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी ऐसे ही है, और इस तरह से हमारे पास ये भी कार्ड आप देख लीजिए लास्ट इन फर्स्ट आउट का, और इसी तरह हमारे पास जो है इन सब की एक क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाती है, और ये थ्रू कार्ड करना ज़्यादा इजी हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इन पार्ट ए यू हैव डिटरमाइंड, अपने कॉस्ट निकाल ली है तीनों फ्लो से। विच ऑफ दीज मेथड विल रिजल्ट इन एसके मरीन रिपोर्टिंग हाईएस्ट नेट इनकम। तो कह रहे हैं कौन से मेथड से हाईएस्ट नेट इनकम आ रही है, और क्या यही केस रहेगा। तो हमारी जो हाईएस्ट नेट इनकम जो है, क्योंकि हमारा जो इनकम हमारी हाईएस्ट उसमें होगी जिसमें हमारा एक्सपेंस जो है वो लोअर होगा। तो लोअर एक्सपेंस सीजीएस हमारी लोअर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। फाइफो में हमारी सीजीएस तीनों मेथड से लोअर है, तो हमेशा इसमें लोअर लोअर ही आती है। क्योंकि ये लोअर होती है तो हमारी जो नेट इनकम है वो इस मेथड में हायर आती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जिस मेथड में एक्सपेंस कम होगा उस मेथड में इनकम ज्यादा होगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वुड ऑफ दीज विच ऑफ दीज मेथड विल मिनिमाइज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा मेथड कम करता है। इनकम टैक्स वो मेथड कम करेगा जिसमें हमारी नेट इनकम कम आएगी। तो नेट इनकम उसमें कम आएगी जिसमें एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो जिस लाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली तीनों मेथड से, तो इसमें हमारी नेट इनकम कम आएगी। क्योंकि नेट इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम कैलकुलेट होगा। Next is may SK use the method resulting in highest net income in its financial statement and one which minimize taxable income. तो क्या ऐसे SK को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। SK may not use FIFO, FIFO यूज नहीं कर सकता LIFO। अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स कम शो करना चाहता है तो उसको फिर LIFO मेथड यूज करना चाहिए। और नॉर्मली कंपनी जो है डिफरेंट इन्वेंट्रीज के ऊपर डिफरेंट मेथड यूज कर सकती है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो असम्पशन है 9-6 में, यही डाटा को यूज करना है, बट इसमें हमें कहा जा रहा है कि आप एज्यूम करें कि आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं एंड देन दोबारा से हम पीरियोडिक सिस्टम में रहते हुए एवरेज कॉस्ट फाइफो और डाइफो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो शो करें। इसका जो हम करेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का, तो हमें यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, और इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल पहले की तरह गिवन है। इन्फॉर्मेशन यही एज इट इज़ है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक टेबल बनाएंगे एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री हमारी, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो 36,800 है, और ये आपको 36,800 कॉस्ट है और 8 यूनिट्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ से इसकी टोटल यूनिट्स लेके हम इसकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इसी के मुताबिक हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि 30 सितंबर पे 4 यूनिट्स रह गए हैं, तो 4 यूनिट्स में 4600 पे फिर मल्टीप्लाई करके हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 18,400 हो जाएगी। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अवेलेबल हमारी इसमें है, तो हम इस पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इन्वेंट्री दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अवेलेबल फॉर सेल ऑब्वियसली जितने यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में हैं और उसकी जो कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, तो 36,800 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल है, और एंडिंग इन्वेंट्री हमने 18,400 कैलकुलेट की। दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे जाएंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है,
तो फर्स्ट इन हमारे पास 1 जुलाई के यूनिट्स हैं, तो 2 यूनिट्स हमारे पास 1 जुलाई के हैं और 22 यूनिट्स हमारे पास 2 जुलाई के हैं एंड फिर 3 अगस्त के हैं। तो जब हम तो हमारे पास ऑन 30 सितंबर तो हमारे पास पहले हम लेंगे 1 जुलाई, जो पहले हमारे पास यूनिट्स थे वो 1 जुलाई के यूनिट्स थे ऑफ 2, और फिर 2 जुलाई को हमारे 2 यूनिट सेल हुए 2, तो हम इन दोनों की यूनिट कॉस्ट के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यूनिट्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड 2 यूनिट फ्रॉम 22 जुलाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो 1080 जो है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री रह जाती है। सॉरी एंडिंग इन्वेंट्री जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की होगी वो 3 अगस्त की होगी। एंडिंग इन्वेंट्री, सेल तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो चुके होंगे, तो अब एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या रहेगी 3 अगस्त की और 22 जुलाई की, एक यूनिट 22 जुलाई का, तो एक यूनिट 22 जुलाई का और 3 यूनिट 3 अगस्त के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उनके रेट से और फिर टोटल करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे तो CGS। सिमिलरली जब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जाएंगे तो इसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि इट्स अबाउट लाइफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें लास्ट ये वाले यूनिट सेल हो चुके हैं 3 अगस्त वाले, और 22 जुलाई वाला भी एक यूनिट सेल हो गया हुआ है, तो फिर हमारे पास ऑन 28 सितंबर हमारे पास जो यूनिट बचते हैं वो 1 जुलाई का बचते हैं 2 यूनिट और 22 जुलाई के 2 यूनिट्स। इनके रेट्स के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री आएगी 1080 और CGS हमारे पास आएगी दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,81,100 माइनस करेंगे और 18,700 माइनस करेंगे, प्लस 18,700 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। 9-7 Beyond Trees and Shrubs uses perpetual inventory system at December 31st 1994। perpetual inventory system का ये रिकॉर्ड है। जो फर्स्ट इनकी सबसे ओल्डेस्ट परचेज है 230 की क्वांटिटी है 18 यूनिट कॉस्ट, फिर सेकंड परचेज है और थर्ड परचेज है उसके बाद, टोटल इनकी 600 परचेज है। At the year end physical inventory ली तो however it shows 570 of these trees on hand। तो at the end हमें पता चल रहा है कि on hand जो 570 trees हैं, 600 trees ऑन रिकॉर्ड हैं बट 570 ऑन हैंड है, इसका मतलब 30 जो है वो लॉस है, नॉर्मल लॉस। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बियॉन्ड वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट और मार्केट, तो बियॉन्ड जो है अपनी इन्वेंट्री को लोअर कॉस्ट और मार्केट के ऊपर LCM मेथड से कैलकुलेट करता है। एट ईयर एंड द पर यूनिट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दीज ट्रीज इज 21 इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। यूज 2000 एट द लेवल ऑफ मटीरियलिटी लेवल जो है 2000 है, इससे ज़्यादा की अमाउंट को बिगर कंसीडर किया जाएगा और 2000 से कम की अमाउंट को मटीरियल कंसीडर किया जाएगा। इन डिसाइडिंग वेदर टू डेबिट लॉसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू अ सेपरेट लॉस अकाउंट। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिक्वायर और जस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ ईयर। अगर बियॉन्ड एवरेज कॉस्ट यूज करता है तो क्या एंट्री करेगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करता है तो क्या एंट्री करेगा। तो एंट्री तो हमारे पास सेम होगी श्रिंकेज लॉस की, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, और श्रिंकेज लॉस को रिकॉर्ड करने की। लेकिन 30 यूनिट हमारे जो है वो हो रहे थे, अगर हम एवरेज कॉस्ट मेथड लें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है दैट वाज 11,340 डिवाइड बाय 600, तो हमारे पास उसकी एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है 19.90। तो हम अपने 30 यूनिट्स को 19.90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिकॉर्ड करेंगे। अगर लाइफो यूज करें तो हमारे पास हमें फिर लास्ट तो हमारे पास जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि ये मेथड है तो लास्ट वाले तो सेल आउट हो चुके हैं ना, तो हमें उससे आगे यानी उसी रेट पे लास्ट वाली जो रेट है उसी के ऊपर इनको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट हमारे पास क्योंकि कोई सेल तो है नहीं, तो लास्ट कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट 20, तो 20 पे हम जब इन्हें सेल आउट श्रिंकेज लॉस लेंगे दैट विल बी 600। नेक्स्ट पार्ट इज कि beyond uses first in first out method, however the replacement cost of trees at the end year 15 apiece। अगर वो first in first out करे rather than 21 stated original, make a separate entry to record shrinkage loss or restate the
रीस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एट मार्केट। अच्छा चलें, अभी हमें क्या करना है कि हमें फाइफो मेथड से लॉस रिकॉर्ड करना है और उसकी रीस्टेटमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री की रीस्टेटमेंट करनी है एलसीएम मेथड से। तो लेट्स सी हम इसको कैसे करेंगे। तो लॉस को रिकॉर्ड करना है फाइफो मेथड से, तो भी द सेम एंट्री वी विल डू। और इसके लिए क्योंकि हमारे पास 30 हमारे पास जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो फर्स्ट इन हमारे पास जो कॉस्ट है वो 18 है, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज हमें एलसीएम मेथड से इसको राइट डाउन करना है, तो उसका उसकी जो एंट्री है दैट विल बी लॉस फ्रॉम राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास जो आ रही है कॉस्ट जो उसकी आ रही है दैट इज दैट 11,340 की हमारी जो कॉस्ट थी 11,340 थी। और हमारे पास जो मार्केट जो इसके ऊपर लॉस आ रहा था वो 540 का आ रहा था, तो वो माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास जो कॉस्ट बची दैट वाज 12,800। मार्केट जो इसकी वैल्यू है क्योंकि वो 15 हम एज्यूम करें इस वक्त, तो 570 की जो मार्केट 600 में से 30 यूनिट्स तो लॉस हो गए, बाकी बचे 570 यूनिट्स। 570 यूनिट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 8,550 हुई। तो मार्केट वैल्यू कम है और जो हम कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी वो ज़्यादा है, तो अब हम इसको एलसीएम पे रिकॉर्ड करेंगे। हम अपनी इन्वेंट्री को जो है मार्केट वैल्यू पे लेंगे, तो इसको माइनस किया जब, तो हमारे पास लॉस आ रहा है 2,250 का, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे थ्रू एलसीएम मेथड। ये हमने लो कॉस्ट मेथड से किया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा हमने ऊपर ये दोनों एंट्रीज क्यों नहीं की, तो हम उनका भी एक दफ़ा एलसीएम मेथड से चेक करते हैं उनकी कॉस्ट क्या आती है। अगर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात करें तो कॉस्ट 11,340 और 600 जो है वो उनका लॉस था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 600। 600 माइनस करेंगे दैट विल बी, हमारी की जो मार्केट वैल्यू थी ट्री की वो 21 थी, तो 21 से जब हम 570 को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 11,970। इन दोनों तो मार्केट में हमारी प्राइस ज़्यादा है और इस मुकाबले कॉस्ट कम है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 1,230 का। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मटीरियलिटी लेवल है दैट इज़ 2,000। 2,000 से लोअर कोई भी चेंज होगा वो कंपनी के लिए इममटीरियल है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, और अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि ये 2000 से कम है तो हम इस वाले लॉस को या गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसी तरह हम एवरेज कॉस्ट में भी करेंगे। एवरेज कॉस्ट में जो हमारी कॉस्ट थी दैट वाज 567, तो हम वो इधर से माइनस कर देंगे 567, तो हमारे पास ये आ जाएगा समथिंग लाइक, जब मार्केट प्राइस को हम कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा है, और अब हमारा जो गेन आ रहा है दैट इज़ अबाउट, लेकिन ये लॉस हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में 2000 से ज़्यादा आया 2250, तो हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9-8, ऑडियो शॉप यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम carried in stock by audio shop is an 8-inch speaker unit. इस यूनिट की जो इन्वेंट्री है वो गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है, परचेजेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर टोटल यूनिट्स 9,600 सोल्ड हुए। 31 दिसंबर की इन्वेंट्री गिवन है। ठीक है, 30 पीरियोडिक इन्वेंट्री यूज करते हुए आप बताएं कि FIFO LIFO एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करते हुए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री क्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइफो मेथड के थ्रू हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या आएगी। अब हमने फाइफो मेथड अगर यूज़ करें और हमारे यूनिट्स 9,600 सोल्ड हो गए आउट ऑफ 13,500, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फर्स्ट परचेज और सेकंड परचेज से ये सेल होने चाहिए।
हमारे पास फोर्थ परचेज और थर्ड परचेज की यूनिट्स रिमेनिंग रह जाएंगे एंडिंग इन्वेंट्री के लिए। तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के लिए फोर्थ परचेज और थर्ड परचेज की यूनिट रह जाएंगी। टोटल यूनिट्स हमारे पास रह कितने जाएंगे? 13,500 में से माइनस करेंगे हम 9,600, तो इट विल बी 3,900। तो 3,900 यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो रिमेनिंग रह जाएंगे। और ये कैसे? 3,000 हमारे पास फोर्थ परचेज के होंगे और 900 अबव। सो हमारे पास फोर्थ परचेज के जो यूनिट होंगे वो 3,000 होंगे। उनकी यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है और उनकी टोटल कॉस्ट भी हमें गिवन है। हम इस सबको प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई। और इसी तरह हमारे पास थर्ड परचेज की यूनिट्स कुछ रिमेनिंग रह जाएंगे, दैट इज 900। हम उनको प्लस कर लेंगे और इन टोटल कॉस्ट को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री रह जाएगी। अब फाइफो मेथड से इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास 4,21,200 में गिवन की हुई है। इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी फाइफो मेथड से। इसी तरह हम लाइफो मेथड फॉलो करेंगे। जब हम लाइफो मेथड करेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो 3,900 की इन्वेंट्री है, क्योंकि लाइफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट सेल हो गया तो हमारे पास बिगनिंग वाली बच गई। तो ऊपर से 2,700 इन्वेंट्री का हमारे पास बचेगा और बाकी जो हमारे पास अबाउट 600 की इन्वेंट्री है वो फर्स्ट परचेज में से रिमेनिंग रह जाएगी। तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो है 27,100 जो होगी वो रहेगी 2700 3,000 यूनिट पे। और फर्स्ट परचेज जो है उसकी भी हमारे पास 1,200 यूनिट रिमेनिंग रह जाएंगे। और हमारे पास टोटल कॉस्ट जो होगी एंडिंग इन्वेंट्री की दैट विल बी 1,17,700। इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो लाइफो मेथड के थ्रू हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसी तरह हम एवरेज कॉस्ट से करेंगे। एवरेज में हम पहले लेंगे अपनी टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारी टोटल गुड्स जो अवेलेबल फॉर सेल हैं दैट आर टोटल कॉस्ट एंड 13,500 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं इस कॉस्ट पे। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे तो हमारे पास यूनिट एवरेज यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 3,120। इसी यूनिट कॉस्ट पे हमारे पास जो इन्वेंट्री है दैट इज 3,900 को हम 3,120 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज कॉस्ट से तो हमारे पास टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इसी कॉस्ट को जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी एवरेज कॉस्ट मेथड से। तो ये हमारा पार्ट ए इस पे कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी में कह रहा है विच ऑफ थ्री inventory pricing method provides the most realistic balance sheet valuation of inventory in light of current replacement. Does the same method also produce more realistic of income in light of cost being incurred by audio shop? तो कौन सा मेथड है? तो इसका है कि अगर हम फाइफो मेथड यूज करें, फाइफो मेथड हमें मोर रियलिस्टिक व्यू देता है इन केस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ज़्यादा जो क्लियर और रियलिस्टिक व्यू है हमें फाइफो मेथड से मिलता है, क्योंकि वो मोस्ट जो भी हमारे पास एक्चुअल में इन्वेंट्री पड़ी है उसकी वैल्यूएशन सही देता है। लेकिन अगर हम इनकम के हवाले से बात करें तो फाइफो मेथड की वीकनेस है कि हमें ये वेरी जो है हाई इनकम शो करता है, क्योंकि रियलिस्टिक व्यू इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देता। तो मेजर ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर रियलिस्टिक व्यू जो है वो लाइफो मेथड से मिलता है, क्योंकि वो एक्यूरेट, क्योंकि प्राइसेस मार्केट में हाई हो चुकी होती हैं तो वो एक्यूरेट जो है एक्सपेंस क्रिएट कर रहा होता है लाइफो मेथड। तो इसको हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
में जो इन्वेंट्री है इन्होंने कुछ हमें दिया है, डाटा दिया है, नेट सेल्स, सीजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, और इन्होंने बताया कि क्योंकि आप अकाउंटेंट और इस डाटा में थोड़ा सा इशू है। पहला इशू ये है कि 1992 में जो इन्वेंट्री है वो अंडर स्टेटेड है 24,000 से, और सेकेंड इशू ये है कि 43,000 है 1994 में जो इन्वेंट्री है वो ओवर स्टेटेड है। तो कह रहे हैं आप तीनों 3 ईयर रिवाइज स्केड्यूल बनाए सेम पैटर्न पे। तो हमने वो स्केड्यूल ये बनाया हुआ, जो इन्वेंट्री 1932 में अंडर स्टेटेड है उसे माइनस करेंगे 24 से, और 1993 में सेम इफेक्ट उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा प्लस करेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इससे चेंज हो जाएगी, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह 1994 में हमने ओवर स्टेटेड को ऐड कर दिया एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमारे सामने कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 9-11 इट सेज के आपके पास कुछ डाटा है और उस डाटा में वो कह रहे हैं कि रिटेल मेथड यूज करें। किस काम के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स। कंपनी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती है, तो हमें सीजीएस कैलकुलेट करनी है और इन्वेंट्री एट द एंड, तो ये हमें रिटेल मेथड से कैलकुलेट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि रिटेल मेथड है तो रिटेल मेथड में जो हम रिटेल प्राइसेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेंगे और उसकी कॉस्ट रेशो लेंगे, और कॉस्ट रेशो विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय रिटेल प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास जो कॉस्ट रेशो है हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। It says cherry vanilla offered for sale merchandise which had cost of 3,92,000। तो ये cost of goods है जो available for sale है, ठीक है। As required retail method, the company also keep track of retail sales। तो retail sales का भी रिकॉर्ड है which amounted 7 lakh। 7 lakh जो है वो retail price है in cost of goods sold की। Net sales for the year 6,10,000 और sales भी given है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी आ गई और रिटेल प्राइस भी आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट रेशो आ जाएगी, जो कि इस सिनेरियो में 56% है कॉस्ट रेशो। अब इस कॉस्ट रेशो को जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स नेट सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू नेट सेल्स, जो भी नेट सेल्स है उस कॉस्ट रेशो से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एस्टिमेटेड है दैट विल बी 3,41,600। इसी तरह हम एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से इस सीजीएस को माइनस कर देंगे। एस्टिमेटिंग एंडिंग इन्वेंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि 3,92,000 थी, इसमें से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, सीजीएस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी दैट इज 50,400। तो ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका। एट ईयर एंड चेरी विला टेक्स अ फिजिकल इन्वेंट्री। कंपनी फिजिकल इन्वेंट्री ले रही है। मैनेजर वॉक थ्रू द स्टोर काउंटिंग ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड रीडिंग इट्स रिटेल प्राइस इनटू अ टेप रिकॉर्डर। From this tape recorder, an employee prepare a schedule listing the entire ending inventory at retail price. The inventory on hand at retail price is 82,400। अब यहाँ पे हमारे पास जो 82,400 रिटेल प्राइस इन्वेंट्री ऑन हैंड आई है, हमारे पास कुछ एंडिंग इन्वेंट्री हमने एस्टिमेट भी की हुई है, कहीं इसमें लॉस तो नहीं हो रहा। हमारी जो एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री है दैट इज 50,400। use the cost ratio determined in part A to reduce the inventory counted by the manager from its retail value to an estimated cost। तो हम रिटेल वैल्यू से एस्टिमेटेड कॉस्ट पे एक तो हम इसको रिड्यूस करेंगे और श्रिंकेज लॉस क्या हो रहा है उसको चेक करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो रीस्टेटमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फिजिकल इन्वेंट्री लेंगे जो कि रिटेल प्राइस पे हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 82,400, और कॉस्ट रेशो हम लेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट हम लेंगे जो कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट जो होगी
इस फिजिकल इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एस्टिमेटेड श्रिंकेज लॉस हमारा जो एट कॉस्ट होगा दैट विल बी एंडिंग इन्वेंट्री, और उसमें फिजिकल इन्वेंट्री को इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी जो लॉस है, क्योंकि एस्टिमेटेड एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 50,400 है, लॉस हमें हो रहा है और जबकि हमारी जो फिजिकल काउंट के साथ एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 46,144 है। तो हमारी जो एंड श्रिंकेज लॉस है दैट इज 4,256। इसी लॉस के साथ हम अपनी नेट से हम अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट मैनेज करेंगे। तो नेट सेल्स इज 6,10,000 और जो सीजीएस हमें बताइए, सीजीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दैट इज 3,92,000 और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री हम लेंगे जो फिजिकल काउंट के मुताबिक आ रही है एट कॉस्ट, तो दैट इज 4,61,000। तो हमारे पास सीजीएस आ गई और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास फिर हम जनरेट करें। तो इस तरह हम इसके तीनों पार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9-12 इसमें डाटा दिए इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री, डिफरेंट इन्वेंट्री का, नेट सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, एसेट और लायबिलिटीज का। A note accompanying this statement indicated that had the company used the FIFO inventory method, average inventory would have been 88,474, 6,920 higher than the LIFO। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। एंडिंग इन्वेंट्री वुड हैव बीन वैल्यूड एट कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन है। रिक्वायर क्या कर रहे हैं हमसे? यूजिंग द डाटा कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द LIFO मेथड, LIFO मेथड पे हमने बेस करना है अपनी इंफॉर्मेशन को। कंप्यूट द फॉलोइंग एनालिटिकल मेजरमेंट ड्राउन टू नियरेस्ट टेंथ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, करंट रेशो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अकॉर्डिंग टू LIFO मेथड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास सीजीएस क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 2,09,006 एंड जो एवरेज इन्वेंट्री है वो भी हमारे पास गिवन है 81,554। हम इन दोनों डाटा को कैलकुलेट करके 2.6 टाइम्स हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट रेशो दैट इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमारे पास दोनों गिवन है, हम इनको यूज करके इजीली अपनी करंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 1,06,070 और उसके साथ हम नेट सेल्स के साथ कैलकुलेट कर लेते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाती है 33.7%। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं रिकम्प्यूट दीज रेशियोज रिक्वायर्ड इन पार्ट ए इन मैनर दैट इट विल डायरेक्टली कंपेरेबल ऑफ दोज ऑफ अ कंपनी यूजिंग FIFO मेथड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं आप इसको एज इट इज ये तीनों रेशियोज कैलकुलेट करें, रिकैलकुलेट करें, लेकिन इस तरीके से कि अगर कंपनी FIFO मेथड यूज कर रही हो तो फिर क्या हमारे पास ये रिजल्ट शो करते हैं। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास इन्होंने कहा है अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़े दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड हैव बीन 2,99,284। अगर कंपनी FIFO मेथड यूज करती तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होती। तो इन्होंने खुद से बता दिया, हमने उसको लेना है। इसी तरह एवरेज इन्वेंट्री भी इन्होंने बताया अगर कंपनी FIFO मेथड यूज करती तो 88,474 होती। तो उससे हमारी जो रेशो कैलकुलेट होती है दैट इज 2.4 टाइम्स। फिर हम करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे दैट इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे भी इन्होंने एंडिंग इन्वेंट्री का बताया है। एंडिंग इन्वेंट्री अगर वैल्यूड करते हम LIFO मेथड से तो 96,115 होती। तो इसका इफेक्ट बेसिकली आपकी जो करंट एसेट्स है वहां पर आता है, क्योंकि ये हायर है। इसमें आपको बता दिया हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो टोटल हमें गिवन है 1,15,852। हम इसमें ऐड कर देंगे 6,781। जो एंडिंग इन्वेंट्री जितनी हायर कैलकुलेट हो रही है FIFO में, कह रहे हैं FIFO में इतनी अमाउंट ज्यादा है एंडिंग इन्वेंट्री की, तो हम ये इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे
और ऐड करके हमारा जो करंट एसेट है वो इंक्रीज कर जाएंगे 1,22,633 का। लायबिलिटीज एज इट इज रहेंगी। इसी तरह हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला वही रहेगा और यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट पर कि वो जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहे हैं कि हायर है, 278 हायर है इनकम स्टेटमेंट में अगर हम फाइफो मेथड यूज करें। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर है तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज लोअर। तो हमारा जो पहले वाला ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 278 को, तो हमारे पास ये न्यू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और इसका 33.6% जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा फॉर दिस। तो इस तरह आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।